सकते, माशरे में, इलाके में, मोहल्ले में इनकी एक इज़्ज़त है। मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा होटल हो जो प्रॉपर प्राइवेट होटल हो, कोई डोनेशन वाला इदारा ना हो, लेकिन वो होटल जो हो वो नॉन प्रॉफिट हो, यानी कि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। सुना है कि आप अगर वीडियो का नोटिफिकेशन, बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। तो आज की हमारी वीडियो है मुकेश अंबानी वर्सेस टाटा रतन। अच्छा, हमने दोनों के बारे में सुना है, आपको क्या लगता है? हमने मुकेश अंबानी के बारे में ज़्यादा नहीं सुना, मेरे ख्याल में। नहीं सुना है, पता है, बहुत बड़े बिलीनियर। नहीं, हमने वीडियोस में रिएक्शन नहीं दिया इनकी, शायद ज़्यादा एक दो में दिया है। चलो देखते हैं दोनों को अच्छा, आप पहले बताइए ना, टाटा या मुकेश? वीडियो के बाद ही मैं वीडियो के बाद ही बताऊंगा, वीडियो के बाद ही। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट करें। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, शो ऑफ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आगे पीछे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई। और मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहाँ हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? वेल, इसका जवाब शायद ही है किसी के पास, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही दे दें इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? नंबर 1, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेट वर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली, और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए, और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यार्न के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर
पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने विमल के आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरूभाई के हिस्से में ही इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए अब बात करते हैं इनके आज की, यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं, परंतु वहीं 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज की ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना? तो आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं और जब शेयर्स ही लगभग आधे उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती ही है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी ग्रुप का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर तोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो शायद आज वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक याट भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G63S में साथ लेके घूमते हैं। और तो और, अपने एंटीलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सकें। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन
इंडियन टेरिटरीज में फैल गया है और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है। फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और इथिक्स इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है, और इसकी वजह है उनका खुद ये सब काम छुप छुप के करना। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतने आगे पहुँचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही ऐसे कई नए पुराने चर्चे के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सारी वीडियोस हमने टाटा के हवाले से देखी थी, जिसमें हमें मतलब हम तो वैसे ही टाटा के पहले से ही फैन थे। जब मुझे ये पता चला था कि जो एथिक्स के लिए और जो मतलब वो अपनी वैल्यू कमाल कमाल कमाल, मैं ये कहूँगी रतन टाटा का तो मेरे हिसाब से तो कोई मतलब कोई सानी ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन तो मेरे हिसाब से अंबानी का तो बनता ही नहीं है। खैर, अच्छा आप बताएं कि खर्चे का चर्चा होना चाहिए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर, अच्छा मैं आपको बताऊँ, अगर आप कोई चीज़ करते हैं, आप अपनी बेटी को जहेज़ देते हैं, आप अपने घर में अच्छे से अच्छा खाते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं और उस पर लॉजिक भी बताता हूं, चार दीवारी के अंदर उसकी वजह, कई लोग वो चीज़ नहीं खा सकते, कई लोग अपनी बच्चियों को जहेज़ नहीं दे सकते, इतना कुछ नहीं, तो वो अफसोस करते हैं, उनका दिल दुखता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो जितना हो सके अच्छा किसी को मना नहीं है, एक कहता ना कि यार बेटी को इतना दे दिया, यार उसके पास इतना है वो देगा, बिल्कुल कोई मतलब रोक नहीं है, कोई एक लिमिट है, देना चाहिए। बेशक आप अपनी बेटी को जहेज दें, आप अपनी 110 करोड़ शायद 110 करोड़ था, वैसे बीच में बहुत चर्चा में थी ये बात, तो इनकी बेटी बहुत पूरी दुनिया की न्यूज़ में बनी थी। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर किसी को इतनी अल्लाह पाक ने दिया हुआ है तो वो करे, जो लेना है, जैसा घर बनाना तो है, शोशा होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि जिनके पास नहीं है तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अगर आप घर में फ्रूट लाते हैं ना, ठीक है, और आप उसके छिलके अपने पड़ोस के दरवाजे पे ना फेंकें, क्योंकि पता नहीं उनके क्या हालात हैं, वो फ्रूट वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या तो बच्चे जिद करेंगे, देखेंगे तो यहाँ तक मैंने सुना है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि वो कुछ भी करते हैं तो वो चर्चा में आ जाता है, वो हेडलाइन बन जाता है, वो न्यूज़ में आ जाता है। रतन टाटा जी जो हैं वो भी इतना कुछ करते हैं, वो वेलफेयर के लिए करते हैं, वेलफेयर के छुप के करते हैं, किसी को दिखा के नहीं करते, बता के नहीं करते, लोगों का सहारा बनते हैं, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रस्ट के लिए, मतलब इतने ट्रस्ट है जिनको वो डोनेट कर देते हैं और पता भी नहीं होता लोगों को, उनको पता भी नहीं होता लोगों को। अच्छा अपनी ही उन्होंने इतने इदारे, ट्रस्ट के अपने ही इदारे बना दिए उन्होंने, और अपने ही इदारों में खुद ही डोनेट करते हैं। अच्छा और एक और बात बताऊँ मैं, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर हम वैसे नॉर्मली सोचें, कंपैरिजन अंबानी से रतन टाटा ज़्यादा वेल्दी हैं, बिल्कुल। अगर वो अपने ट्रस्ट वगैरह पे सारी इनकम अगर अपने उसमें है तो उनसे वो पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। देखिए ना यार, 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, उनका बिजनेस है, जेट है, बिल्कुल ना, तो हर चीज़ में उनका कारोबार है। लेकिन अच्छा 1% सिर्फ अपने पास रखते हैं, बता रहे थे 1% उनके, नहीं वो कह रहे थे 2/3, उससे भी ज़्यादा का रेशियो जो है जो वो डोनेट कर देते हैं, बाकी वो यानी 66% हमने सुना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए जिनके पास अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ है, बहुत कुछ है, तो वो उनको सीखना चाहिए कि सबक लेना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ कितनी सिंपल रखी है, कितनी एलिगेंट सा घर है, कितनी सिंपल सी लाइफ है, बिल्कुल ऐसा ही है वो, मतलब बहुत हाई फाई कार नहीं है, बहुत हाई फाई घर नहीं है, जैसे कि उनका अंबानी का बता रहे थे। कोई किसी भी शख्स के ये फेवरेट हो सकते हैं कि यार जिस तरीके से इनकी सोच है, और मैं समझता हूँ कि मुकेश अंबानी जो हैं, इनके पास भी इतनी दौलत है, इतना कुछ है, दिखावा भी करते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई हमारे सब्सक्राइबर हों जो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानते हो। मैं श्योरिटी के साथ एक चीज़ कहने लगूँ, क्या
कि दिखावा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो भी चीज़ें इनकी डोनेशन करते होंगे 100% करते होंगे। मैंने ये देखा है कि यार जिनके पास भी होता है ना, वो अपने हिसाब से जहाँ पे जितनों को देना होता है ना, सबसे पहले तो आप ये देखें डोनेशन वाली बात को लेके कि उनका जो दिल है या वो किस तरह से उनकी नेचर है कि मुलाजिमों को भी अच्छा रखा हुआ है। अच्छा रखा हुआ। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो अपने से कमतर हैं उनको कमतर नहीं रखा हुआ। भले मतलब मुझे ऐसा लगता है रतन टाटा के लेवल पे आकर नहीं करते होंगे, नहीं जितना करते वो कर होंगे। रहे हैं वो तो बहुत दिल खोल के करते हैं और मतलब छुप और के उन्होंने करते हैं, secretly और करते उन्होंने हैं। बाकायदा इदारे बना लिए हैं और हाँ, तरीके से कर रहे हैं, तरीके से लेकिन ये भी करते होंगे लाजमी। जितना हो सकता आपके होगा, पास जितना इतनी कर दौलत हो, क्या करना है आपने, कितना करना है, अच्छा, कितना। भाई को देखा आपने, वो फेल हो गए थे। अच्छा, ये भी एक चीज़ होती है, मतलब बाप ने दोनों, मतलब आपको नहीं लगता किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है? बहुत हद तक किस्मत का भी होता है, लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी देखिए, दो भाई, स्ट्रेटेजी, देखिए दोनों के पास, की दोनों औलादें, देखिए ठीक है ना, दोनों के पास एक कहाँ और एक कहाँ। देखिए शुरू में दोनों के पास एक लिमिटेड दौलत होगी, हाफ ऑफ हुई थी ना, ठीक है ना, वो लिमिटेड हुई होगी, मतलब वो भी अच्छी खासी थी लेकिन लिमिटेड थी आज के दौर के हिसाब से। लेकिन उन्होंने उनको सही प्लानिंग के ज़रिए से मज़ीद बिज़नेस को बढ़ाया, मज़ीद, ठीक है ना। और दूसरे शख्स ने हो सकता है कि दोस्तों यारों की बातों में आके कुछ गलत फैसले किए होंगे, कुछ गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया होगा, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की नाकामी की वजह अच्छा, वो बनती इस है। बात पे यकीन दिला रहे हैं इस बात का कि उनकी नेटवर्थ जीरो है। बताया कैसे चल रहे नहीं, हैं? उन्होंने बाकायदा अदालत में ये चीज़ बोली, मतलब माना कि यार मैं बिल्कुल सिफर हूँ। बड़ी बात है ये, क्योंकि बात सब इस तरह से बिज़नेस करते हुए इंसान सिफर हो जाता है तो वो फिर एक तरह से दिवालिया हो जाता है, तो उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो फिर माफ़ करानी पड़ती हैं, क्योंकि ये तो दिवालिया हो गए। तो फिर उसमें बंदे, कोई भी बिजनेसमैन को अपने आप को बताना पड़ता है कि मैं सिफर हूँ। और दूसरी चीज़ है कि टाटा की जहाँ तक बात है, मैं कहता हूँ कितनी तारीफ़ की जाए कम है। अच्छा, मैं कहूँगी टाटा ने सिर्फ और सिर्फ ना अपनी सेल्फ तक महदूद नहीं रहे। रतन टाटा जो भी है, मतलब दूसरों के लिए सोचा। हाँ, इतनी जनरेशन से चल अच्छा, रहा है आपके वो। पास आती है दौलत बहुत सारी, तो आपको डोनेशन के लिए कहा जाता है, तो आपका पहला फोकस क्या होगा कि मैं डोनेशन कहाँ दूँ, किन लोगों को दूँ, किस तरह दूँ, क्या तरीक़ेकार होगा? गरीबों के लिए हो। किस तरह, मतलब क्या गरीब एजुकेशन को देंगे? हाँ, और दूसरा एजुकेशन, और इंतहाई जो लोग हैं जो झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, पानी, साफ़ पानी अवेल नहीं है उनको, ग़िज़ा अच्छी मुयस्सर नहीं है, घर में एक पंखा तक नहीं है, गर्मी में रहते हैं, तन पे कपड़े ना हो, इस तरीके की कम्युनिटी को देखें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोगों के पास सेहत इलाज कराने के लिए, और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लोग ख्वार हो रहे हैं, रश लगा हुआ है, धक्के लग रहे हैं, टाइम नहीं है डॉक्टर्स के पास। और दूसरी चीज़ है कि खाने पीने का बहुत ज़्यादा इशू है लोगों को। मैंने ये देखा है कि जो लोग हमारे यहाँ वेलफेयर इदारे तो हैं, वो लोग ज़मीन पे बिठा के या प्रॉपर बैनर्स लगा के खिलाते हैं, यानी कि बाकायदा शोशा करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, फिर उनको डोनेशन मिलती है। कितनी गलत है कि आप देखिए उनके बारे में बताया गया कि वो हर चीज़ सीक्रेटली करते हैं, तभी उनको पता भी नहीं चलता। मैं बता तो रहा हूँ कि जो लोग दिखा के खिला रहे होते हैं, लोग उनके पास आते हैं तो खाने वाले, लेकिन वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा नीचे का तबका होता है जिनकी अपनी एक ईगो मर चुकी होती है, जो वैसे ही भीख मांगने वाले होते हैं। एक बंदा जब मांग लेता है ना, वो मांग के तो कहीं से भी खा सकता है। अच्छा, मैं आपको अगर एक बात बताऊँ, हम रोडों पे या कहीं पर भी घूम रहे होते हैं ना, तो कोई भी आपसे खाना मांगता है ना, यार मुझे भूख लगी, खाना खाना है, आप 100-200 दे देते हो। अगर आपसे कोई कहता है ना यार मुझे 50 रुपये दो, मैं बस का किराया चाहिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा जेब कट गया, कुछ भी XYZ मुझे ज़रूरत है, भीख मांगने वाला आपसे पैसे मांगता है ना, आप थोड़ा सा टालते भी हो कभी कभार, लेकिन खाना मांगने वाले को हमेशा लोग दे देते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मांग लेता है वो ज़मीन पे बैठ के कहीं भी डोनेशन वाले इदारों में खाता है, मैं उनके लिए बहुत सोचता हूँ, या मेरा एक माइंड है कि उनके लिए मैं कुछ करूँ इन फ्यूचर लाइफ में, कि जो सफ़ेद पोश होते हैं, वाइट कॉलर लोग होते हैं, जो मांग नहीं सकते, माशरे में, इलाके में, मोहल्ले में इनकी एक इज़्ज़त है। मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा होटल हो जो प्रॉपर प्राइवेट होटल हो, कोई डोनेशन वाला इदारा ना हो, लेकिन वो होटल जो हो वो नॉन प्रॉफिट हो, यानी कि एक मरतबा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट हुआ। अच्छा, फिर जो लोग आ रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर 100 रुपये का सालाना रोटी है, मिसाल के तौर पे हर होटल में, वहाँ पे हो 50 रुपये का, प्रॉफिट ना हो। अच्छा, जो 50 रुपये में लोग आके खा रहे हैं ना, वही 50 रुपये से दोबारा बनता हो, उसी 50 रुपये से मंथली लोगों की सैलरियाँ निकलती हो, मंथली रेंट निकलता हो, नॉन प्रॉफिट हो, लोग इज़्ज़त से खा सकें। मुस्लिम्स में ये होता है कि एक पर्टिकुलर मतलब ज़कात, खैरात, फितरे का एक असूल रखा गया, ठीक है, गरीबों के लिए। तो मैंने एक वीडियो देखी, लास्ट रमज़ान की होगी, रमज़ानों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि एक मतलब बहुत दौलतमंद इंसान गरीबों को आटा दे रहा है। आपको पता है कि कैमराज, लोग फॉटेजेस बना रहे हैं, बिल्कुल वीडियोस बना रहे हैं, बहुत
बहुत बूढ़ा सा शख्स, बहुत मतलब उम्र रसीदा, 70 साल 75 साल का लग रहा था। उसके हाथ में आटे की मतलब वो नहीं होता है 5 किलो का 4 किलो का वो का ठेला था, उसने वो उठाया हुआ और वो ऐसे करके उसको पकड़ के मतलब वीडियो बना रहा है, तो उसकी आंखों से बाकायदा आंसू टपक रहे हैं अंकल की। हाँ, कि मतलब उसको इतना मतलब वो इस तरीके से कि वो बिल्कुल बहुत मजबूरी में है, उसको इतना अफसोस हो रहा है कि मतलब मेरी इस तरीके से एग्जीबिशन एक तरीके से कहाँ वो कौन व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ जाएगी, वो कौन लोग देखेंगे, मतलब किस तरीके से ये सारे काम, मैं ये सोचती हूँ कि ये सारे काम हो तो बहुत छुप कर। मैंने एक वीडियो देखी थी कि जब कोविड आया था तो यहाँ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में ही राशन का बड़ा सिस्टम चला था, लोगों ने बड़ा राशन दिया लोगों को कोविड के दिनों में। जब कोविड आया था लोगों के हालात वाला सारा कारोबार ठप हो गया था, तो एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें एक शख्स ने आटे का बोरा पकड़ा हुआ है, डोनेशन देने वाले 4-5 लोग हैं, उन सब ने उस आटे के बोरे को हाथ रखा हुआ है। मतलब एक शख्स ने पकड़ा हुआ है जिस जो लेने वाला है, जैसे आप कर रहे हैं ना कि बुजुर्ग शख्स था, तो उस आटे के बोरे पे हाथ रखने वाले कि हमने दिया, सब ने हाथ रख के तस्वीर खिंचा रहे हैं। अच्छा, एक मैंने फ़नी वीडियो देखी कि एक शख्स डोनेशन देने आया, राशन देने आया, राशन चाहिए, हाँ, बोला 1 मिनट राशन देते, बोला 1 मिनट, तस्वीर खिंचाने लगा, बोला हाँ तस्वीर खींच लेते हैं। तो फिर उसने बोला ठीक है मैं खींचता हूँ, आप मुझे मोबाइल दे, मैं खींचता हूँ। तो जो डोनेशन ले रहा है, जो आटा ले रहा है, राशन ले रहा है, उसने पकड़ा राशन और उसके हाथ में भी दिया, उसमें हाथ में देते हुए तस्वीर खिंचा ली। वो अपने मालिक को तस्वीर खींच रहा, बोला हाँ मैंने तो राशन दे दिया, तस्वीर खींच के ले आया हूँ। बोले ये तस्वीर में तो दे रहे है तो ले रहा है, कमी नहीं होते, उसने तेरे को पागल बना दिया। यानी जिसने राशन लेना तो उसने उसको देते हुए तस्वीर बना ली और नौकर जाके मालिक को दिखा रहा है मैंने तस्वीर बना लिया। खैर बहरहाल होना ये चाहिए कि इंसान नेकी करे, इस हाथ से दे तो इस हाथ को पता ना चले। और नहीं तो नेकी ज़ाया गुनाह मेरे हिसाब से। अच्छा हमारा मैं मतलब है कि पिछली भी किसी वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हमारे पास भी जितना हो सकता है तो हम करते हैं, यानी कि जो हमारी जो अर्निंग होती है, मैं सिर्फ इस बात का बताने का मकसद, हो सकता है नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हों, तो इस बात का बताने का मकसद ये होता है कि किसी तरह से आप लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और आप लोग भी उस मकसद में शामिल हो जाते हो, यानी कि आप ही लोगों की वजह से अगर हम, तो जितना हो सके इंसान किसी को भी दे तो इस हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। और टाटा तो वैसे ही हमारे फेवरेट थे और मज़ीद मतलब थे और मज़ीद ही उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। और मैं कहता हूँ इनके साथ आवाम की और गरीबों की दुआएं होंगी और इनका बिज़नेस दिन दुगनी रात चुगनी और तरक्की करे। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए